हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। लास्ट क्लास में हमने इकोलॉजी यूनिट का जो चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। एंड मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी और कैसे हम उसको कंजर्व करते हैं। ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लास्ट चैप्टर में हमने लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी को कवर कर लिया था। 3 लेवल थे हमारे पास: जेनेटिक, स्पीसीज, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। उसके बाद मैंने आपको कुछ डाटा के बारे में बताया था। हमने इसके अलावा और क्या कवर किया था, हमने पाई चार्ट के बारे में बात की थी, जिसमें हमने इनवर्टिब्रेट के बारे में पढ़ा था, वर्टिब्रेट के बारे में पढ़ा था और हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कैसे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने क्या कवर किया था, उसके बाद हमने कवर किया था कि इंडिया में बायोडाइवर्सिटी अगर आप देखते हो तो वो किस तरीके से रहने वाली है। हमने अर्थ का लैटिट्यूडनल पैटर्न जो है वो चेक किया था। उसके अलावा हमने स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप की बात की थी। मैंने आपको कहा था कि स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में जेड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही आपको इसका ग्राफ भी याद रखना होगा, जिसमें हमारे पास साइंटिस्ट जो थे, जो हमारे जर्मन नेचुरलिस्ट थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, उन्होंने क्या दिया था, एक कर्व दी थी जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और उन्होंने इक्वेशन दी थी log s इज इक्वल टू log c प्लस जेड log a। इसके अलावा हमने ये देखा था कि अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी होगी तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो स्टेबिलिटी की हमने बात की थी कि अगर हमारे पास ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी होगी तो हमारा एनवायरनमेंट क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। इसी तरह हमने कहा था कि अगर मोर स्टेबिलिटी है तो मोर प्रोडक्टिविटी होगी, मोर प्रोडक्टिविटी है तो मोर रिजाइलेंस होगी। मतलब आप अपने इकोसिस्टम अपने आप को ज़्यादा क्या कर पाएगा, रीजनरेट कर पाएगा, रिपेयर कर पाएगा। अगर आप इकोसिस्टम देख रहे हो तो अल्टरनेटिव पाथवे भी आपको मिल जाएंगे अगर बहुत सारी ज़्यादा डाइवर्सिटी वहां पर प्रेजेंट है। हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम पर हमने बात खत्म की थी लास्ट टाइम। साथ ही मैंने आपको डेविड तिलमन का एक एक्सपेरिमेंट बताया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप अलग अलग लैंड को चूज करते हो, लैंड ए और लैंड बी उन्होंने चूज किया था, और उन्होंने देखा था कि जहां पर ज्यादा स्पीसीज है वहां पर सीजनल वेरिएशंस बहुत कम आती है। यही रीजन होता है कि ट्रॉपिक्स पे डाइवर्सिटी हमें ज्यादा देखने को मिलती है। रीजन क्या है, क्योंकि वहां पर आपको लैटिट्यूडनल वेरिएशन जो है वो कम देखने को मिलेगी। क्योंकि वहां पर आपको लैटिट्यूडनल वेरिएशन ज्यादा देखने को मिल रही है और सीजनल वेरिएशन कम देखने को मिल रही है। डेविड तिलमन ने हमें यही चीज दी थी कि जितनी ज्यादा स्पीसीज होगी उतनी ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी और उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। आज हम बात करेंगे हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम की, इससे रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडे इन दिस वीडियो मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, स्पीसीज रिचनेस की इंपॉर्टेंस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो स्पीसीज रिचनेस की इंपॉर्टेंस क्या है इकोसिस्टम के लिए। जब आप बात करते हो इकोसिस्टम की हेल्थ की, तो हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि इकोसिस्टम जो है अगर वो हेल्दी होगा तो ह्यूमन का सर्वाइवल हमारे लिए, मतलब ह्यूमन के लिए जो सर्वाइवल है वो बहुत इजी हो जाएगा अगर हमारा इकोसिस्टम हेल्दी है। क्यों? क्योंकि बिकॉज लार्जर नंबर ऑफ स्पीसीज हैव हायर नंबर ऑफ निश। निश मैंने कल आपको बताया था क्या होता है, किसी का प्रोफेशनल एरिया ही उसका निश होता है। तो अगर आपके पास ज्यादा डाइवर्सिटी है तो मोर इंट्रैक्शंस होंगी, मोर इंटर रिलेशनशिप होंगी। और अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके पास क्या होगा, जो बायोडाइवर्सिटी है वो आपकी बहुत ज्यादा हो जाएगी और उसकी वजह से इकोसिस्टम की हेल्थ क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। और इसी वजह से ह्यूमन का सर्वाइवल जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा अर्थ के ऊपर। बट तब क्या होगा अगर हमारे पास बायोडाइवर्सिटी जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो क्या है कि इफेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमारे पास क्या है, इफेक्ट ऑफ रिडक्शन इन बायोडाइवर्सिटी। सपोज कर लो कि जो वेरिएशंस है वो कम होनी शुरू हो गई है। इफेक्ट ऑफ रिडक्शन इन बायोडाइवर्सिटी ऑन इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आएगा। इस चीज को एक्सप्लेन किया था पॉल एलरिच ने। उन्होंने कहा था, एक हाइपोथेसिस उन्होंने दी थी, उस हाइपोथेसिस का नाम था रिविट पॉपर हाइपोथेसिस। रिविट का मतलब होता है, सपोज कर लीजिए आपको पता है कि उन्होंने कहा था कि एक इकोसिस्टम जो है, उन्होंने कुछ हाइपोथेसिस दी और इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि एक इकोसिस्टम को हम एक एरोप्लेन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और आपको पता है कि एरोप्लेन में हमारे पास सीट होती हैं, एरोप्लेन में हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं, विंग्स होते हैं, सीट बेल्ट सीट होती है। तो वहां पर क्या होते हैं, हर एक सीट जो होती है वो नट बोल्ट से अटैच होगी, राइट। तो जो चीज है इकोसिस्टम, उसको अगर एरोप्लेन की तरह आप कंसिडर कर रहे हो तो उस एरोप्लेन में जितने भी नट होंगे वो सारे क्या होंगे, उस इकोसिस्टम की स्पीसीज की तरह बिहेव करेंगे। और जो एरोप्लेन की नट हैं
उनमें से कुछ नट इतने इंपॉर्टेंट होंगे कि अगर आप उनको निकाल देते हो तो पूरा एरोप्लेन क्रैश हो सकता है। उनको हम बोलते हैं रिवेट्स ऑफ विंग्स। यानी कि सपोज अगर आप एरोप्लेन में हो और आप सीट के नट बोल्ट को खोल रहे हो तो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला है एरोप्लेन पे। बट अगर आप उसके विंग्स के नट बोल्ट को खोलना शुरू कर देते हो तो धीरे धीरे आपका जो एरोप्लेन है उसका बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाएगा और उस कंडीशन में एरोप्लेन क्रैश हो जाएगा। यही चीज हमारे इकोसिस्टम के साथ होती है। इकोसिस्टम जो है वो एक एरोप्लेन की तरह बिहेव कर रहा है और इकोसिस्टम को मेंटेन करने वाली जो होंगी वो स्पीसीज होंगी। अगर आप कुछ स्पीसीज को निकाल देते हो इकोसिस्टम से तो हो सकता है कि ज्यादा इम्पैक्ट ना आए, लेकिन वहां पर कुछ ऐसी स्पीसीज भी होंगी जिनको अगर आपने निकाल दिया तो उसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा उसका। उन स्पीसीज को हम बोलते हैं कीस्टोन स्पीसीज। These are those species which are very very important for the maintenance of ecosystem। अगर ये नहीं होंगी तो आपका इकोसिस्टम हेल्दी नहीं हो सकता। सपोज अगर मैं बोलती हूँ एक एलिफेंट है, उसका एक फॉरेस्ट में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो फॉरेस्ट में नहीं होगा, वो दैट एलिफेंट एक्ट एज अ की स्टोन स्पीसीज। अगर वो एलिफेंट वहां पर नहीं होगा तो वहां की वेजिटेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और देखिए अगर वेजिटेशन इंक्रीज हो जाएगी तो आपको पता है हाथी का काम क्या होता है, एक जंगल के अंदर बहुत सारा मतलब कि मूवमेंट करता है वो, जिसकी वजह से वेजिटेशन को कंट्रोल में रखता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस बनाता है फॉर द मूवमेंट ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। तो वही चीज होगी कि अगर आपने कीस्टोन स्पीसीज एलिफेंट को ही वहां से खत्म कर दिया, एक्सटिंक्ट कर दिया, तो उस कंडीशन में वो विंग्स के राइवेट्स की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज थी। उसके जाने से पूरा इकोसिस्टम जो है वो बिगड़ जाएगा। तो कीस्टोन स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनका नंबर और जिनका साइज वो मैटर नहीं करता है, लेकिन उनका जो फंक्शन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम। क्लियर। अब सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास बायोडाइवर्सिटी को हम मेंटेन कर रहे हैं, बट ड्यू टू सम रीजन बायोडाइवर्सिटी लॉस होता जा रहा है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इसमें क्या है, बायोडाइवर्सिटी के लॉस से क्या मतलब है, कंप्लीट डिसअपियरेंस और एक्सटिंक्शन ऑफ अ स्पीसीज रिजल्ट इन कंप्लीट लॉस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन इट। मतलब अगर आपने किसी एक स्पीसीज को खो दिया तो आप उसकी जितनी भी जेनेटिक कंपोजिशन उस स्पीसीज में थी, उस स्पीसीज से रिलेटेड सारी जेनेटिक कंपोजिशन जो है वो जीन पूल से आउट हो जाएगी, वो हमें दोबारा नहीं मिल सकती। तो ऐसी कंडीशन में इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। बट व्हाट कुड बी द रीजंस, पॉसिबल रीजंस फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? तो हमारे पास 3 मेजर रीजन आते हैं। फर्स्ट है नेचुरल एक्सटिंक्शन। ऐसा बहुत बार हुआ है कि नेचुरली एक्सटिंक्शन हो चुका है, लेकिन ये बहुत ही स्लो पेस पे हो रहा है कि एनवायरनमेंट खुद की कुछ स्पीसीज को क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। बिकॉज यू नो वेरी वेल अबाउट द नेचुरल सिलेक्शन। अगर नेचर किसी चीज को फेवर नहीं कर रही है तो उसकी वजह से जो स्पीसीज हमारे लिए हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगी या फिर जो सरवाइव नहीं कर पाएंगी, वो क्या हो जाती है, नेचर से एलिमिनेट हो जाती हैं। तो नेचुरल एक्सटिंक्शन हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही स्लो पेस पे हो रहा है। ठीक है। बट जब हम बात करते हैं मास एक्सटिंक्शन की, तो मास एक्सटिंक्शन अब तक कम से कम 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। मतलब एक लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो क्या हो जाती हैं, एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। जैसे आपने रेप्टाइल्स का एक्सटिंक्शन सुना था। रेप्टाइल में आपके पास डायनासोर्स आते हैं, तो डायनासोर का एक्सटिंक्शन ये सब जानते हैं कि हुआ था। रीजंस आर डिफरेंट। समवन इज सेइंग कि मीटियोराइट आया था, उसकी वजह से रेप्टाइल्स यानी डायनासोर जो है वो खत्म हो गए थे। कुछ कहते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो मूव कर गई थी, जिसकी वजह से जो हमारे डायनासोर्स थे वो एक्सटिंक्ट हो गए। उसके अलावा समवन आर सेइंग कि जो वेजिटेशन है वो आपके पास खत्म हो गई थी, क्योंकि प्लांट्स जो थे वो हाइट पर नहीं थे, तो डायनासोर्स जो है उनको नहीं कैच कर पाते थे, तो इस वजह से उनकी क्या हो गई थी, एक्सटिंक्शन हो गया था। लॉट ऑफ रीजंस आर देयर, बट द थिंग इज कि एक बहुत बड़े लेवल पर एक्सटिंक्शन हुआ था, तो इसे हम बोलते हैं मास एक्सटिंक्शन। अब तक अगर हम देखें, इसमें बहुत सारी जो नेचुरल कैटास्ट्रॉफिक जो इवेंट होते हैं उनकी वजह से एक्सटिंक्शन हमने देखा है। एंड लाइक वोल्केनिक इरप्शन हो गया, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट हो गई। लेकिन अब तक जो रिकॉर्ड किए गए हैं, देयर आर 5 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटिंक्शंस अकर टिल नाउ ऑन अर्थ। अब तक अर्थ पर हमने सिर्फ 5 मास एक्सटिंक्शन को क्या किया है, रिकॉर्ड किया है।
अब जो थर्ड है, दिस इज योर एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। इसका क्या मतलब है? एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन का मतलब होता है, व्हेनेवर वी आर यूजिंग द वर्ड एंथ्रोपोजेनिक, इसका मतलब होता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो हम उसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। तो बाय ह्यूमन, चाहे हम डायरेक्टली चाहे हम इनडायरेक्टली, लेकिन हम एक्सटिंक्शन कर रहे हैं कुछ स्पीसीज का। एंड जो ये एक्सटिंक्शन है, दिस एक्सटिंक्शन अकर्स एट अ वेरी फास्ट पेस, बहुत स्पीड पे हो रहा है ये एक्सटिंक्शन। इसमें क्या है, इसकी वजह से ऐसा एज्यूम किया जा रहा है कि 6th मास एक्सटिंक्शन होगा स्पीसीज का, जो कि 100 to 1000 टाइम्स क्या होगा, फास्टर होगा देन नेचुरल एक्सटिंक्शन। तो बेसिकली हमने एक चीज समझी कि अब तक हमारे पास क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्शन हुए हैं 3 तरह से। एक था नेचुरल एक्सटिंक्शन, एक था मास एक्सटिंक्शन, एक था एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। क्लियर? अब देखिए एंथ्रोपोजेनिक में आपके पास कुछ एग्जाम्पल आ जाते हैं। पहला हमने क्या किया है, पैसिफिक आइलैंड जो है ट्रॉपिकल एरिया का, ट्रॉपिक्स में एक पैसिफिक आइलैंड है, उसको हमने कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया। दैट एरिया इज कॉलोनाइज्ड बाय ह्यूमन। और जब ह्यूमन ने उसको क्या किया, कॉलोनाइज किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, इसका रिजल्ट आया है एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 2000 स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड। कहने का मतलब है कि जब ह्यूमन ने कॉलोनाइज कर लिया एक एरिया को, जो कौन सा एरिया था, दैट वाज योर ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड। जब इस एरिया को ह्यूमन ने कॉलोनाइज किया, वहां पे रहना शुरू कर दिया, तो ह्यूमन के वहां पर रहने की वजह से क्या हो गया, 2000 स्पीसीज जो थी, किसकी, बर्ड्स की, जो वहां पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, उनका क्या हो गया, एक्सटिंक्शन हो गया। इसी तरह IUCN ने हमें 2004 में एक लिस्ट भी दी। उन्होंने कहा कि अब तक एक्सटिंक्शन हो चुका है लास्ट 500 ईयर्स में, कितनी स्पीसीज का, 784 स्पीसीज का अब तक लास्ट 500 ईयर में एक्सटिंक्शन हो चुका है। एंड इसमें क्या क्या इंक्लूड है, 338 वर्टिब्रेट्स की स्पीसीज इंक्लूड हैं, 359 इनवर्टिब्रेट की स्पीसीज इंक्लूड है, 87 प्लांट की स्पीसीज इंक्लूड है। यू हैव टू रिमेंबर दिस डाटा कि जो हमारे पास 784 स्पीसीज हैं वो लास्ट 500 ईयर में क्या हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, जिनमें से 338 वर्टिब्रेट की हैं, 359 इनवर्टिब्रेट की हैं एंड 87 आर द प्लांट स्पीसीज। ओके, बट देर आर सम रिसेंट एक्सटिंक्शंस भी हैं हमारे पास, जो अभी हाल फिलहाल में एक्सटिंक्शन हुए हैं, जो कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं स्पीसीज। तो उसमें कौन कौन आती है, फर्स्ट है डोडो। डोडो कहाँ की है, मॉरिशियस की, द डोडो है। उसके बाद क्वागा है हमारे पास, जो अफ्रीका का है, ये अफ्रीका में था हमारे पास स्पीसीज इसकी, और नाउ इट इज एक्सटिंक्ट। एक है थाइलासीन। थाइलासीन आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलती थी, बट अभी ये क्या हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। रशिया की है हमारे पास स्टीलर सी काओ। एंड हमारे पास 3 स्पीसीज हैं जो टाइगर की हैं, जिसमें एक आती है बाली, एक आती है जावा और एक आती है कैस्पियन। ये तीनों स्पीसीज क्या हो चुकी हैं, टाइगर की हैं, और तीनों ही स्पीसीज अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो दीज आर द रिसेंट एक्सटिंक्शन जो आपको याद रखने हैं। डोडो मॉरिशियस से, क्वागा अफ्रीका से, थाइलासीन ऑस्ट्रेलिया से, स्टीलर सी काओ रशिया से, एंड बाली, जावा एंड कैस्पियन टाइगर की स्पीसीज हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। इसके बाद एक टॉपिक आता है वल्नियरेबल। वल्नियरेबल का क्या मतलब होता है, वल्नियरेबल का मतलब होता है दोज स्पीसीज विच आर फेसिंग थ्रेट इन नियर फ्यूचर। मतलब ये ऐसी स्पीसीज हैं जिनको अभी हाल फिलहाल में क्या है, खतरा है विलुप्त होने का, एक्सटिंक्ट होने का, इनको हम बोलते हैं वल्नियरेबल। इसमें क्या है, ज्यादातर आपको एम्फीबियन की स्पीसीज ऐसी मिलेंगी जो वल्नियरेबल हैं। इसमें से 15,500 स्पीसीज फेसिंग थ्रेट इन द वर्ल्ड टू एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन को क्या कर रही हैं, फेस कर रही हैं। ठीक है, इसमें से कौन कौन सी स्पीसीज कितनी कितनी है, देखिए 12% जो है वो बर्ड की स्पीसीज है जो एक्सटिंक्शन को फेस कर रही हैं। 23% किसकी है, मैमल्स की हैं। 31% किसकी है, जिम्नोस्पर्म की है, एंड 32 किसकी है, एम्फीबियन की स्पीसीज है। तो हमारे पास ओवरऑल अगर देखा जाए तो एम्फीबियन की स्पीसीज सबसे ज्यादा क्या कर रही हैं, थ्रेट को फेस कर रही हैं। 12% बर्ड की स्पीसीज है, 23% मैमल की है, 31% जिम्नोस्पर्म की है, एंड 32% ऑल एम्फीबियंस की है। ठीक है, अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, प्लांट बायोडाइवर्सिटी अगर खत्म हो गई तो उसका रिजल्ट क्या होगा, इसकी वजह से प्लांट की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी,
उसके अलावा रिड्यूस रेजिस्टेंट टू एनवायरमेंटल पर्टर्बेशंस, दैट इज ड्रॉट। मतलब कहने का ये है कि जितने एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस से बायोडाइवर्सिटी अगर ज़्यादा है तो हमें एक रेजिस्टेंस मिल जाता है अपने एनवायरनमेंट में सेफ रहने का। जैसे सपोज अगर ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ गया, फ्लड आ गई, तो उस कंडीशंस में अगर आपके पास डाइवर्सिटी ज़्यादा है तो आप उन चीज़ों को क्या कर सकते हो, टॉलरेट कर पाओगे। लेकिन अगर डाइवर्सिटी ही डिक्लाइन होती जा रही है तो उस कंडीशन में हमारे पास रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। उसके अलावा अगर बायोडाइवर्सिटी कम हो गई तो सीजनल वेरिएशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, और हमारे पास किसी भी डिजीज से रेजिस्टेंस जो होगा वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इकोसिस्टम की हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये चीज हमने समझी। अब हम बात करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी के लॉस के कॉजेज क्या होते हैं। ओके, तो हमारे पास स्टूडेंट्स मेनली 4 ऐसे इंपॉर्टेंट रीजन हैं जो बायोडाइवर्सिटी लॉस को क्या करते हैं, एम्फिसाइज करते हैं, इंक्रीज करते हैं। एक है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। ये आपका मेजर कॉज होता है। सबसे बड़ा जो माना गया है बायोडाइवर्सिटी लॉस का वो यही माना गया है। इसको हम इवल क्वार्टेट, इसको हम हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन के अंडर रखते हैं। यानी आप क्या कर रहे हो, हैबिटेट को लॉस कर रहे हो, आप उसको फ्रेगमेंट में डिवाइड कर रहे हो। लेकिन इससे बायोडाइवर्सिटी कैसे लॉस हो रही है वो मैं आपको बताऊंगी। उसके अलावा ओवर एक्सप्लॉयटेशन इज अनदर कॉज एंड थर्ड वन इज एलियन स्पीसीज इन्वेजन। हाँ जी स्टूडेंट, तो अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉज हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। एक है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद सेकंड रीजन है हमारे पास ओवर एक्सप्लॉयटेशन, थर्ड है एलियन स्पीसीज इन्वेजन एंड द फोर्थ वन इज को एक्सटिंक्शन। इनको वन बाय वन हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट कॉज हैं बायोडाइवर्सिटी के लॉस के। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 हैं और बुरे कॉज हैं, इसलिए इसके लिए एक नाम दिया गया है इविल क्वाड्रेट। इवल मतलब बुरी चीजें हैं, क्वाड्रेट मतलब 4 नंबर में 4 हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं इविल क्वाड्रेट। तो चलिए वन बाय वन पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन एंड जो ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, एलियन स्पीसीज इन्वेजन है, ये सब किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को, कैसे लॉस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। देखिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो पहले ऐसा था कि ये आपके अर्थ के 14% एरिया को कवर करते थे, लेकिन अगर अब हम इन्हें देखें तो हमारे पास ये सिर्फ कितना कवर करते हैं, 6% एरिया ही कवर करते हैं अब। इसी तरह से ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आपके कि जब तक आप सिर्फ ये बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर पढ़ना एंड करोगे तब तक हमारे पास 1000 हेक्टेयर जो है प्लांट के रेन फॉरेस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय किए जा चुके होंगे। मतलब डिफॉरेस्टेशन देखिए कितनी स्पीड से हो रहा है। उसके अलावा एक जो अमेजोन के जंगल हैं, हम जानते हैं कि अमेजोन क्या है, लंग ऑफ द अमेजोन के जो जंगल है वो हमारे लिए क्या है, लंग्स ऑफ द प्लैनेट है। मैक्सिमम ऑक्सीजन वहीं से आती है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी आपको वहीं पर मिलती है। लेकिन ऐसा हो रहा है कि कल्टीवेशन के लिए, किसके कल्टीवेशन के लिए, सोयाबीन के कल्टीवेशन के लिए अमेजोन के जंगलों को एक हाई पेस पे काटा जा रहा है। और सोयाबीन का कल्टीवेशन क्यों किया जा रहा है, ताकि जो ग्रास लैंड वहां पर हो उस पर कैटल फीड कर सकें, और कैटल फीड करेंगी तो ज्यादा अमाउंट में कैटल, जो बीफ कैटल होगा, कैटल का जो बीफ होगा वो हमारे पास क्या होगा, ऑब्टेन हो पाएगा। तो इस कंडीशन में उनको रेजिंग बीफ कैटल ऑब्टेन करने के लिए क्या किया जा रहा है, सोयाबीन को कल्टीवेट किया जा रहा है। उसके अलावा डीडीटी का पोल्यूशन जो है वो भी एक मेजर कॉज है एक्सटिंक्शन के लिए हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन में। इसकी वजह से क्या होता है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में आपके पास एक ऐसा टॉक्सिक पॉल्यूटेंट है जो एक्यूमुलेट होता चला जाता है, लोअर लेवल से हायर लेवल तक ये पहुंच जाता है। जो फिश ईटिंग बर्ड्स होती हैं उनके अंदर ये 25 ppm तक पहुंच जाता है। शुरुआत अगर हम करते हैं 0.5 ppm से, तो अगर आप इसका 0.005 ppm से अगर हम इसको शुरू करते हैं, तो अगर आप बायो में इस चीज को हम बोलते हैं, यानी स्मॉल लेवल से हायर लेवल तक जाते जाते आपका क्या हो गया है, एक्यूमुलेशन हो गया है टॉक्सिक मटेरियल का, इसको हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। इसकी वजह से जो बर्ड्स फिश को खा रहे हैं, जिनके अंदर एक्यूमुलेट हो गया है, उनके शेल क्या हो जाते हैं, एग के थिन हो जाते हैं, और उनकी हैचिंग जो होती है वो बेसिकली इमेच्योर एम्ब्रियो होते हैं, उनकी हैचिंग हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है और नंबर डिक्लाइन हो रहा है। इस वजह से
बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। फ्रेगमेंटेशन की वजह से एनिमल की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो रही है। सपोज अगर कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनको बहुत लंबे रूट पर जाना होता है और उनका एक फिक्स्ड हैबिटेट होता है, फिक्स्ड रूट होता है, अगर आपने वहां पे इंडस्ट्रीज वगैरह खड़ी कर दी हैं तो वो अपनी रूट को फॉलो नहीं कर पाएंगी और उनकी डेथ हो जाएगी। अब हमारी जो नीड है वो ग्रिड में चेंज हो चुकी है, हम हर एक चीज को ओवर एक्सप्लॉइट करना शुरू कर चुके हैं। इसी वजह से स्टीलर सी काउ जो रशिया की थी और पैसेंजर पिजन जो है उनका ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया है ह्यूमन ने, तो वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। इसके अलावा बहुत सारी मरीन फिशेज जो हैं उनको बहुत ज्यादा अमाउंट में खाया जा रहा है, अपने फूड पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है, तो उनका क्या हो गया है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो गया है, जिसकी वजह से दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। एलियन स्पीसीज इन्वेजन का क्या मतलब है? देखिए, कोई स्पीसीज अगर हमारी कंट्री में नहीं है और आप उसको बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो तो ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि उसका प्रेडेटर हमारी कंट्री में नहीं होगा, क्योंकि हम उसको बाहर से लेकर के आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो मैक्सिमम पेस पर क्या करेगी, ग्रो करेगी। तो इसको हम बोलते हैं एलियन स्पीसीज इन्वेजन। इसकी वजह से जो हमारी खुद की नेटिव स्पीसीज होंगी वो क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल है नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया था लेक विक्टोरिया लेक में, जो कि ईस्ट अफ्रीका में है। वहां पर नाइल पर्च एक फिश है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। उसकी वजह से जो वहां पर ऑलरेडी विक्टोरिया लेक में वहां की नेटिव फिश की स्पीसीज थी, चिचिल्ड फिश जिसको हम बोलते हैं, उसकी 200 स्पीसीज क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। आई एम रिपीटिंग। ईस्ट अफ्रीका में एक लेक है विक्टोरिया, जहां पर ऑलरेडी चिचिल्ड फिशेज रहती थी, लेकिन जैसे ही नाइल पर्च को वहां इंट्रोड्यूस किया गया तो 2000 स्पीसीज जो थी चिचिल्ड फिश की वो क्या हो गई, लेक के अंदर एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, हो गई। ठीक है, इसकी इंट्रोडक्शन की वजह से। उसके अलावा एक और फिश को इंट्रोड्यूस किया गया, इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश, जिसको हम बोलते हैं क्लैरियस गैरीपाइनस। जब इसको एक्वाकल्चर पर्पज के लिए यूज किया गया तो इसकी वजह से जो इंडिजीनियस मतलब जो वहां पर ऑलरेडी रहती थी, उन कैटफिश का क्या हो गया, एक्सटिंक्शन हो गया इंडियन रिवर के अंदर। उसके अलावा उसके अलावा क्या हुआ, कैरेट ग्रास पार्थेनियम, ये हमारे पास इंपोर्ट हुई थी। ये इंपोर्ट कैसे हुई थी, वीट के साथ हुई थी, अपने आप इंपोर्ट हुई थी एंड इसको इंटेंशनली नहीं लाया गया था। लेंटाना एक ट्रॉपिकल श्रब होती है। उसके अलावा वाटर हाइसिंथ कॉर्निया, वाटर हाइसिंथ को हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। रीजन क्या है, इसको हम नीलकुंभी भी बोलते हैं। ये एक्सेसिव अमाउंट में क्या करता है, ग्रो करता है। रीजन क्या है, इसका कोई प्रेडेटर हमारे पास नहीं है। ये इंडिया में इंटेंशनली लाया गया था क्योंकि इसके फ्लावर बहुत प्यारे होते हैं, उनकी वजह से इसको इंटेंशनली इंडिया में लाया गया था। बट इसका कोई प्रेडेटर ना होने की वजह से इसने एक्सटेंसिवली क्या किया, ग्रो किया, एंड नाउ इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर इंडियन पीपल, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सेसिवली क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। इसलिए हम इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरी एक्वेटिक एरिया को कवर कर लेता है, सरफेस को, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो नीचे वाले ऑर्गेनिज्म रहते हैं, फिशेस वगैरह पानी के अंदर, उनको नहीं मिल पाती, क्योंकि सारी ऑक्सीजन ये कंज्यूम कर लेता है। लाइट का पेनिट्रेशन वहां पर नहीं करने देता, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो इस वजह से बहुत सारी नेटिव स्पीसीज क्या होती हैं, डैमेज होती हैं। फोर्थ जो है आपके पास बायोडाइवर्सिटी का लॉस है, दैट इज को एक्सटेंशन, विच इज वेरी वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट। आपको ये बात पता होगी कि अगर एक स्पीसीज पर डिपेंडेंट कोई दूसरी स्पीसीज है, तो अगर पहली स्पीसीज को हमने खत्म कर दिया तो दूसरी स्पीसीज अपने आप खत्म हो जाएगी। इसमें बेस्ट एग्जांपल आपके पास आता है प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म का, जिसमें हमने एक एग्जांपल दे रखा है युक्का प्लांट जो होता है, युका जो ऑर्किड प्लांट होते हैं उसको कौन पॉलिनेट करता है, युका पॉलिनेट करता है। तो अगर ऑर्किड के प्लांट खत्म होंगे तो आपके पास युका पॉलिनेट करने वाले भी हैं जो उसको वो खत्म हो जाएंगे। अब ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जो बहुत ज्यादा ससेप्टेबल है एक्सटिंक्शन के लिए? सबसे पहले तो लार्ज बॉडी साइज जिनका है, फॉर एग्जांपल राइनोसिरस हो गया, लॉयन हो गया, जिनका स्मॉल पॉपुलेशन साइज है एंड लो रिप्रोडक्टिव रेट है, जो बहुत ही छोटे हैं साइज में, रिप्रोडक्टिव रेट भी जिनका कम है, जिसमें जियांट पांडा और ब्लू व्हेल आती है, जिनका हाई ट्रॉफिक लेवल में फूड चेन में सबसे हाई लेवल पर आते हैं, जैसे बाल्ट ईगल हो गया, बंगाल टाइगर हो गया, एंड जिनका फिक्स्ड हैबिटेट है और माइग्रेटरी रूट जिनके फिक्स हैं, जिसमें आपके पास वूपिंग क्रेन एंड ब्लू व्हेल आ जाता है। तो ब्लू व्हेल आपके पास दोनों में आ रहा है, यहाँ पर भी और स्मॉल पॉपुलेशन साइज में भी। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा। उसके बाद जो है हमारे पास रहता है कि हमें क्यों कंजर्व करना चाहिए बायोडाइवर्सिटी को। हो सकता है मुझे इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर लेना पड़े, जिसमें मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाने वाली हूँ। तो अभी इसको यहीं पर कवर करते हैं।
उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट इसके साथ साथ एनवायरमेंटल इशू भी स्टार्ट करवा दूंगी चैप्टर, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।